हेलो दोस्तों, बालाजी कलेसेज मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम वर्तमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्ज़ाम के लिए, जिसका पेपर कोड है HI03। विषय है भारत का इतिहास 1200 से 1740 तक। एवं पहला क्वेश्चन है, वेदों के नाम बताइए। वेद कौन कौन से हैं? तो उत्तर है ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। ये 4 वेद हैं। अलग क्वेश्चन है, अब्दुल फजल द्वारा लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों का नाम बताइए। कौन से 2 ग्रंथ है जो अब्दुल फजल द्वारा लिखा है? एक तो अकबरनामा, दूसरा रुकात, तीसरा ईसा ए अब्दुल। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल कादिर बदायूनी लिखित किन्हीं 2 ग्रंथों के नाम बताइए। अब्दुल कादिर बदायूनी लिखित किन्हीं 2 ग्रंथ का नाम बताइए। पहला है किताब अल हसीद, दूसरा मुतखान अंतबारीक। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? उत्तर है अकबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम अकबरनामा है। तुर्की भाषा में लिखी। खज़ाइन उल फतूह की रचना किसने की? खज़ाइन उल फतूह की रचना किसने की? तो उत्तर है इसका खज़ाइन उल फतूह की रचना अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की अलाउद्दीन का इतिहास लिखा। अगला क्वेश्चन है, अल-बुरुइन कौन था? अल-बुरुनी कौन था? तो उत्तर है अल-बुरुनी भारत में आने वाला प्रथम पर्यटक था। यह महमूद गजनी के साथ आया था। उसका प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद नाम से लिखा विख्यात है। अल-बुरुनी कौन था? यह भारत में आने वाला प्रथम पर्यटक था। यह महमूद गजनी के साथ आया था। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद नाम से विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, तबकात नासिर किसने लिखी? तबकात नासिर किसने लिखी? तो उत्तर है तबकात नासिर का लेखक मिन हजुद्दीन सिराज हैं। मिन हजुद्दीन सिराज हैं, जिन्होंने उसकी फारसी भाषा में रचना की। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मोहरेली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, फुताल ए आलमगिरी किसने लिखी और किस भाषा में लिखी? तो उत्तर है फुताल ए आलमगिरी के लेखक ईश्वरदास नागर हैं, जिसने फारसी भाषा में लिखी गई था। अगला क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी? यह पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही सम ए सिराज अफरीक ने लिखी थी, जिसमें फिरोज तुगलक ने काल की घटनाओं और सामाजिक परिवेश के वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है, आयन अकबरी किसने लिखी? आयन अकबरी किसने लिखी? आयन अकबरी अब्दुल फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई है। यह अकबरनामा का 3रा भाग है। अगला क्वेश्चन है, नुक्स ए दिलकुश किसने लिखी? नुक्स ए दिलकुश किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है रचना की भीमसेन ने फारसी भाषा में की। अगला क्वेश्चन, खापी खान की पुस्तक का नाम क्या है? खापी खान की पुस्तक का नाम क्या है? तो उत्तर है मुंतखान अल दुआब अथवा तारीख एक खापी खान नानक पुस्तक हसीम खापी खोर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। बाबरनामा संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यह भारत के इतिहास में बाबरनामा का क्या महत्व है? इसका उत्तर है बाबरनामा तुजक एक बाबरनामा मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मकथा है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा
चंगताई तुर्की में लिखी थी। आत्मकथा को मुख्य 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला दौर 1494 में फरकन के राजा बनने से लेकर 1503 तक था। इस दौरान उसने अपना प्रत्यक्ष राज्य गंवाना पड़ा। दूसरा दौर में 1504 में काबुल का शासक बनने से लेकर 1525 तक का दौर था। अप्रैल 1526 में दिल्ली का बादशाह बनने के बाद से लेकर सितंबर 1529 तक भारत के पूर्वी हिस्सों में सत्ता का विस्तार आत्मकथा का अंतिम दौर था। तीसरा और सामाजिक दशा। बाबर ने अपनी आत्मकथा भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदियों, यहाँ के लोगों के वस्त्र, खान पान, रहन सहन, राजनीतिक सामाजिक स्थिति, ऋतुओं, फल फूलों, जानवर आदि का वर्णन किया। इतिहास की दृष्टि से अद्वितीय है। राजनीतिक दशा। बाबर ने अपनी आत्मकथा भारत में राजनीतिक स्थिति, अपने शत्रुओं से होने वाले युद्ध का भी वर्णन किया है। उसने अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में निष्पक्ष होकर लिखा है। उन्होंने दौलत बाग लोधी, इब्राहिम लोधी, आलम खान लोधी, राणा संग्राम सिंह आदि के चरित्र व्यक्तियों के बारे में सटीक वर्णन किया है। उसने दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा, बंगाल के मुसलमान शासकों अथवा मेवाड़, विजयनगर के हिंदू शासकों के संबंध में लिखा है। बाबर नामा के तुर्कीय साहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से तुझे के बाब अद्वितीय उच्च कोटि की रचना की। किंतु निष्पक्ष और आलोचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो उसमें अनेक न्यूनताएं पाई जाती हैं। इसका भारत वर्णन न तो पूर्ण है और न अपूर्णताएं सही हैं। उसने भारत के सभी राज्यों का वर्णन नहीं किया। पहला, वे युद्धों के संबंधित आंकड़े भी निष्ठा से नहीं दे पाया। पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने अपनी सेना की संख्या 8000 बतलाई। इब्राहिम लोदी ने संख्या 1,20,000 बताई, जो अविश्वसनीय था। अफसानाए शान के अनुसार महाराणा सांगा की खानों युद्ध में पराजय का मुख्य कारण यह था कि युद्ध के समय नागौर के खानदान लगभग 40,000 संख्या में महाराणा के प्रत्यक्ष होकर भाग गए। इस विषय में बाबर मौन है। तुझे के बाबरी की सबसे बड़ी न्यूनतमता यह है कि उसमें अनेक अंतराल हैं। उसके आत्मचरित्र में 1520 से 1525 तथा सितंबर 1528 के बाद इतिहास नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल कौन था? उसकी रचना के बारे में लिखिए। उत्तर है पर्चे। अब्दुल फजल का पूरा नाम अब्दुल फजल इब्न मुबारक था। इसका संबंध अरब से हिजाजी परिवार से था। इसका जन्म 14 जनवरी 1551 में हुआ। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अब्दुल फजल ने अकबरनामा एवं आईने अकबरी जैसी प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की। अब्दुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। प्रारंभिक जीवन अब्दुल फजल का पूरा परिवार देशांतरवास कर पहले ही सिंध आ चुका था। फिर हिंदुस्तान के राजस्थान में अजमेर के पास नागौर में हमेशा के लिए बस गए। इसका जन्म आगरा में हुआ। अब्दुल फजल बचपन में ही काफ़ी प्रतिभाशाली बालक था। उसके पिता शेख मुबारक ने अपनी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की। शीघ्र ही उसने एक कुशल समीक्ष विद्वान की खयात अर्जित कर ली। 20 वर्ष की आयु में वह शिक्षित बन गया। 1573 ईस्वी में उसका प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। वे असाधारण प्रतिभा, सतत निष्ठा, वफादारी के बल पर अकबर का चहेता बन गया। वह शीघ्र ही अकबर के विश्वासी बन गया और शीघ्र ही प्रधानमंत्री के ओहदे पर पहुंच गया। अब्दुल फजल इब्न का इतिहास लेखन वे एक महान नेता, राजनीतिक सैन्य जनरल होने के साथ साथ उसने अपनी पहचान एक लेखक के रूप में बनाई। उसने इतिहास के परत का उजागर कर लोगों के सामने आने का प्रयास किया। खासकर उसकी खयात तब और बढ़ गई
जब उसने अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना की, उसने भारतीय मुगल कालीन समाज और सभ्यता को इस पुस्तक के माध्यम से बड़े ही अच्छे तरीके से वर्णन किया। और अगला क्वेश्चन है, आईन अकबरी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, अब्दुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित आईन अकबरी अकबरनामा का 23वां भाग है, किंतु इसने एक पृथक ग्रंथ का रूप धारण कर लिया। लेखक ने इस ग्रंथ का 5 खंडों में विभक्त किया है। प्रत्येक खंड से पृथक विषय पर प्रकाश पड़ा है। इसमें अब्दुल फजल ने अकबर की राजनीतिक इतिहास को भी नहीं लिखा, अपितु उसकी शासन व्यवस्था, उसके कानून नियम आदि के बारे में लिखा है। इसमें बादशाह का खजाना, हरमन गुशाल, मुद्रा व्यवस्था, अकबर के रीति रिवाज, उत्सव, सैनिक असैनिक अधिकारियों के पद, उनका वेतन, न्याय, लगान व्यवस्था, राज्य की आय व्यय की साधन, दीन इलाही धर्म, विदेशी आक्रमण, हिंदू और मुस्लिम संत विद्वान आदि के संबंध में विस्तृत वर्णन किया है। अब्दुल फजल संभवतः मुगल काल का पहला इतिहासकार था जिन्होंने अत्यधिक विस्तारपूर्वक शासन व्यवस्था, संस्कृति तथा शासन संबंधित आंकड़ों प्रस्तुत किया। अकबर ने शासनकाल को जानने का अमूल्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, साज अल मासिर पर एक लेख लिखिए। साज अल मासिर पर एक लेख लिखिए। उत्तर है, इस ग्रंथ की रचना सदुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने तुर्की भाषा में की। इसमें जन्म निशापुर खुरासान में हुआ था, किंतु मंगोल उत्पाद के कारण उन्हें आती जन्मभूमि त्याग पड़ी। उन्होंने हिंदुस्तान के शरण ली। वे दिल्ली में कोई सपुल मुल्क की सेवा उपस्थित हुए। वे अपने मित्रों के इतिहास लेखन की प्रार्थना पर हसन निजामी ने इस ग्रंथ की रचना 1205 ईस्वी में प्रारंभ की। उसने 1191 से 1217 ईस्वी की घटना का वर्णन किया। इतना लिखने के बाद निजामी ने लिखा, यदि जीवित रहा तो आगे का हाल भी लिखूंगा। इसके आगे हाल 1228 ईस्वी तक एक हस्तलिखित प्रति के प्राप्त हुआ, जो दिल्ली में नवाब जियाउद्दीन देहलवी इलाहिट महोदय ने प्राप्त की। यह पुस्तक के लेकर अलंकारिक विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। इसमें संक्षिप्त इतिहास हसन निजाम ने मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक तक की घटना का वर्णन किया। यद्यपि कुछ विवरण मोहम्मद गौरी सुल्तान इस्तुमिलिस के बारे में भी ज्ञात होता, तो उसमें मुख्यतः युद्धों का वर्णन है। और आगे क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत का वर्णन और मध्यकाल इतिहास के अध्ययन ऐतिहासिक स्रोतों का महत्व। मध्यकालीन भारतीय इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पर निबंध, मध्यकालीन भारत के बारे में विदेशी यात्रियों का वेदांत विवरण। उत्तर है इसका, मुगल कालीन इतिहास के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन काल की अपेक्षा इस युग के अनेक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना हुई। मध्य काल 1200 से 1700 ईस्वी के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत मुस्लिम इतिहास के ऐतिहासिक अभिलेख, यात्रा विवरण, संतुलनों और बादशाह की आत्मकथाएं आदि प्रमुख है। इनके अंतरिक्त तत्कालीन सिक्कों, पुरातनों, सामरिक माध्यम, मध्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस भी को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। आगे है, मध्यकालीन इतिहास स्रोत को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है। ऐतिहासिक ग्रंथ, साहित्य ग्रंथ, यात्रा विवरण, अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, पत्र व्यवस्था। जैसे हम पढ़ेंगे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ में संतुलन कान ऐतिहासिक ग्रंथ में इन ग्रंथों की रचना समकालीन इतिहासकारों ने फ्रांसीसी भाषा में की थी। इस काल के प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ निम्नलिखित है। चंचनामा ग्रंथ के अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी मिलती है। मूल रूप से यह अरबी में फारसी भाषा का इसका अनुवाद मोहम्मद अली फूफी द्वारा किया गया।
इसमें मोहम्मद बिन कासिम पुरू और बाद में संपेक्ष में सिंध का इतिहास लिखा। तारीख हिंद सिंध के नाम से भी जाना जाता है। और आगे हैं तारीख सिंध तारीख मासूमी। इस ग्रंथ की रचना पीर मोहम्मद द्वारा की गई। इसमें मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमण से लेकर अकबर के शासन तक सिंध इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की रचना 1600 ईस्वी की लगभग की गई। अगला है तारीख यामिनी। इस ग्रंथ की रचना अबू नस्तर मोहम्मद अली उतबी ने की थी, जो सुल्तान मोहम्मद का सचिव रह चुका था। उसने सबुकुद्दीन गिन के संपूर्ण शासनकाल, मोहम्मद गजनी के शासनकाल का वेदांत लिखा है। ऐतिहासिक ग्रंथ की अपेक्षा साहित्य कृति अधिक प्रतीत होती है। इसमें विविध विवरण की कमी, तिथियों की अल्प मात्रा है। फिर भी मोहम्मद की पारंपरिक जीवन घटना के बारे में वर्णन इससे काफ़ी जानकारी प्राप्त होती। और अगला चौथा ग्रंथ तारीख मुसद्दी। इस रचना अब्दुल हसन मोहम्मद बिन हसन अल बहरी ने की थी। इसमें मोहम्मद गजनी और मैसूद का इतिहास लिखा है। समकालीन दरबार जीवन दरबारियों के कुचकरों के बारे में इस ग्रंथ की अच्छी जानकारी प्राप्त है। तारीख उल हिंद। इस ग्रंथ की रचना अबरुइन मोहम्मद बिन अहमद अबरुइन ने की थी। अरबी और फारसी विद्वान होने के साथ साथ गणितीय, चिकित्सा, हित विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था। यह ग्रंथ मूल रूप से अरबी में है, बाद में इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद हुआ। इस ग्रंथ से महमूद गजनी ने आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अल्बुरुइन की मृत्यु 1038 से 39 के मध्य हुई। अगला है ताज उल मासिक। इसकी रचना सदरुद्दीन हसन निजामी ने की। इस ग्रंथ से 1229 तक के बारे में जानकारी प्राप्त है। इससे मोहम्मद गौरी का आक्रमण अलावा भारत की स्थिति, ऐबक के कार्य तथा उतमिसी के शासक आरंभिक वर्षा की जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर नगर की समृद्धि तथा तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में इसे अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ की महत्व भी इसलिए इसी काल में भारत के इस्लामी सत्ता प्राप्त हुई। अगला तबक़त नासिर ग्रंथ। इसकी रचना काजरी मिनहाज उल सिराज ने की। यद्यपि इस ग्रंथ से 1258 तक की घटना की जानकारी प्राप्त होती है, परंतु हमारे लिए इसे सुल्तान इल्तुतमिश के से लेकर नसरुद्दीन तक के शासन का विवरण विशेष महत्व है, जिसका विवरण लेखक ने स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर लिखा। ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार इसका विवरण निष्पक्ष नहीं है। मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश के वंश संबंध उसका दृष्टिकोण पक्षपात पर आधारित है। वे बलबन का भी बड़ा प्रसक्त है। इतना होने पर भी दिल्ली नहीं गया। और ऐसे वीडियो देने के लिए बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर PDF उपलब्ध है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।